और आज का जो हमारा सेशन है ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले इसके 3 पार्ट बन चुके हैं इस चैप्टर पे, जो कि चैप्टर है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसके पहले 18 पॉइंट्स हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया है। आप उसको देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, आज हम इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें है स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक क्या है? हम कह सकते हैं वो गुड्स जो हमने परचेज किए हैं किस लिए? रीसेल करने के लिए, और वो हमारे पास अभी अनसोल्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो वो क्या है? हमारे स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, एक आता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो इसको समझने के लिए ये है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में जितने हमारे पास गुड्स पड़े हैं वो क्या है? हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब अकाउंटिंग पीरियड कैसा? जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि हमारा क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो 1 अप्रैल में जितने गुड्स हमारे पास पड़े हैं वो क्या है? हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक, जब किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो गुड्स अनसोल्ड फॉर्म में पड़े हैं वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में फाइनेंशियल ईयर्स में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो 31 मार्च पे हमारे पास गुड्स पड़े हैं अनसोल्ड वो क्या है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा इन्वेंट्री है। ठीक है, तो इन्वेंट्री के लिए हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर के लिए जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, देख लेते हैं वो 4 पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद दूसरा है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ठीक है, तीसरा है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लास्ट जो 4th वाला है वो क्या है? हमारा इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब एक-एक करके देखते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? मतलब जो हमने मटेरियल परचेज किया है किस लिए? किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, और वो हमारे पास अभी पड़ा है, मटेरियल हमारे पास अभी है, तो वो क्या है? हमारा रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। ठीक, दूसरा क्या है? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जो गुड्स है अभी प्रोसेस में है, मतलब सेमी फिनिश्ड फॉर्म में या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, तो वो क्या है? हमारा इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर तीसरा इसमें क्या है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब वो गुड्स जो बना लिए हमने, ठीक है, रेडी टू सेल है, अब क्या है? उसको हमें बेचना है, अभी तक बेचा नहीं है, अभी हमारे पास पड़े हैं अनसोल्ड फॉर्म में, तो वो क्या है? हमारा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो गुड्स जो हमने परचेज किए हैं किस लिए? रीसेल करने के लिए, तो वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री है। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है? गुड्स। ठीक है, अब गुड्स को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी तक हम गुड्स की बात कर रहे थे ऊपर के पॉइंट्स में, तो गुड्स क्या है? वो चीज, वो आइटम जो हमने परचेज किया है रीसेल करने के लिए, या जो हमने मैन्युफैक्चर किया है किस लिए? सेल करने के लिए। दोनों ही चीज आ गई ना इसमें। हमने इसको बनाया है खुद से या हमने उसको बाहर से खरीद कर क्या किया है? उसको सेल किया है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या है। जैसे कि फर्नीचर की बात करते हैं। ठीक है, कोई XYZ फर्नीचर हाउस लिमिटेड कंपनी है, कुछ भी है, लिमिटेड है, उसने फर्नीचर बनाया। ठीक है, टेबल बनाई, चेयर बनाई, अब वो उन टेबल और चेयर को बेच रहा है, तो वो टेबल और चेयर उसके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, अब उसकी जगह उसने मशीन मंगवाई, काफी आइटम्स उसने परचेज किए उन्हीं फर्नीचर को बनाने के लिए, तो वो क्या
डेज इज व्हाट इज वाउचर। ठीक है, वाउचर में हम दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला है सोर्स वाउचर और दूसरा है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस क्या है? हमारा सोर्स वाउचर है। जैसे कि हमने कुछ भी परचेज किया है, कुछ भी किया है, उसका कैश मेमो, उसकी इनवॉइस, वो क्या है? वो हमारा सोर्स वाउचर है। ठीक है, अब इस सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज करके हम ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, तो वो क्या है? हमारा अकाउंटिंग वाउचर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक, बेसिकली क्या होता है कि अकाउंट्स जैसा जो सब्जेक्ट है ना, सब बच्चे प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और करना भी वही चीज चाहिए, है ना? तो थ्योरी को साइड बाय साइड हम क्या कर सकते हैं? रीड करके, हमारी वीडियोस देखकर आप उसको एक बार समझ सकते हो और एग्जाम पे अपने मन से ही लिखना रहता है, अपनी वर्डिंग्स में ही लिखना रहता है, तो ये आपके लिए एक हेल्प हो जाएगी। तो अगला देखते हैं अब क्या है। अगला हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, अब डिस्काउंट क्या है? सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हो, गुड्स वगैरह, है ना? जाते हो, कपड़े लेने जाते हो और डिस्काउंट मिलता है तो ज्यादा ले लेते हो, है ना? तो वही चीज अकाउंट्स में भी है, कुछ अलग नहीं है। भैया शॉपकीपर बिजनेस ही तो कर रहा है, अपनी अकाउंट्स बना रहा है वो। अब वो तरीका है अट्रैक्ट करने का कस्टमर को, और आप और हम जैसे लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो चलिए डिस्काउंट पे बात करते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जो हमारा प्रोप्राइटर है या बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है? वो सेलिंग प्राइस से गुड्स को डिस्काउंट प्राइस पे दिखा के सेल कर रहा है, या प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब तुरंत कैश मिल रहा है तो और ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है ना? तो कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट है उसको, उसके दो पार्ट्स है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब तो पहले वाले पॉइंट पे हमने बात की थी कि जैसे कि सेलिंग प्राइस हमारा 2000 है, 2000 का कह रहे हैं कि हम इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 200 कम करके 1800 में सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिंपल इस ट्रांजैक्शन को अगर शो करेंगे ना तो वो 1800 से शो करेंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि वो 2000 का था, फिर हमने उस पे हमने 200 का 10% ट्रेड, मतलब 2000 का 10% 200 ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ये सब नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ट्रेड डिस्काउंट क्या है? सेलिंग प्राइस से कम करके गुड्स को सेल कर रहे हैं और हम इसको अपने बुक्स में शो नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बिजनेसमैन जो है वो तब देते हैं अपने कस्टमर्स को, या अब मतलब अगर होलसेलर है तो वो अपने रिटेलर को मतलब दे रहा है, जो गुड्स बल्क में सेल कर रहा है, वही तो होलसेलर होता है जो गुड्स बल्क में लाके बल्क में सेल कर रहा है रिटेलर को, तो रिटेलर लेके गुड्स को कस्टमर्स को सेल कर रहा है। तो क्या होता है, कई बार ये जो होलसेलर होता है वो अपने रिटेलर से कहता है कि तुम जो है मुझे जितनी जल्दी पेमेंट कर दोगे, अगर विद इन अ वीक कर दो, अगर 45 डेज या 30 डेज का जो भी उनका टर्म हो उसके अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो या आगे तुरंत दे देते हो कैश, तो हम आपको एडिशनल 2% 5% तक का डिस्काउंट देंगे। तो इस टाइप के जो डिस्काउंट दिए जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि कैश तुरंत मिल जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, तो वो क्या है? हमारा कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्काउंट का पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इसके बाद जो 25th पॉइंट है वो क्या है? रिबेट। देखिए ये भी इसी से मिलता जुलता है। रिबेट मतलब एक तरीके का डिस्काउंट ही है, बट इसमें क्या होता है कि ये आफ्टर सेल दिया जाता है। होता है ना कई बार शूज लेकर आए हो आप, ठीक है, वहां से तो परचेज कर लिया, घर पर लेकर उस पे डिफेक्ट निकला, अब डिफेक्ट तो रखोगे नहीं भैया, तुम तो पूरा पैसा देकर आए हो ना, तो क्या करोगे? जाओगे उस दुकानदार के पास वापस, उसको दोगे, दिखाओगे भैया ये तो खराब है, मुझे दूसरा दो, या तो मेरे पैसे दो या कम करो। तो उस टाइम पे क्या होता है, ऐसे सेटलमेंट
रिबेट है, ठीक है। 1000 के शूज लेकर आए थे, अब आए वो थोड़ा सा नीचे की तरफ से कटा हुआ था या थोड़ा सा स्क्रैच था, उसमें कुछ भी था, लेकिन तुम तो नया लेकर आए हो ना, तो वो गलती अगर तुम्हें एक्सेप्टेबल है कि हाँ ठीक है मैं भी पहनूंगा तो स्क्रैचेस हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉपकीपर के पास गए, उसने समझाया बुझाया, उसने कहा ठीक है 1000 का ले गए थे आप, मैं आपको 300 रुपये और डिस्काउंट कर देता हूँ, रिबेट दे देता हूँ, ठीक है, अब आप इसको ले जाइए। तो इस केस में शॉपकीपर ने क्या किया, रिबेट दिया है, किसको, आफ्टर सेल दिया है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अब लास्ट है इसमें जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सब जगह जीएसटी लगती है ना, कुछ भी खरीदो, कपड़े खरीदो, मूवीज की टिकट बुक करो, जीएसटी कट रही है ना। पहले नहीं था ये सब, था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, पहले क्या था, ये जो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज टैक्स, है ना, वैट, सेल्स टैक्स, ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, जिसको नाम दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ही लेकर आए थे भैया, कौन सा, वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी को यहाँ पे समझने के लिए एक तो पॉइंट ये हो गया कि वन नेशन वन टैक्स, और जो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स, वैट, सबको हमने क्या किया, हटा के एक सिंगल टैक्स ले आए हैं, वो क्या है, जीएसटी है, ठीक है। अब अकाउंट्स में क्या होता है, इसके चैप्टर आप पढ़ोगे आगे, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती है, ठीक है, डरना नहीं, इजी है बहुत, जनरल एंट्रीज तो आती है सबको। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर उसमें आप पढ़ोगे, वो चीज़ मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और जानने की जरूरत है आपको, वो ये है कि जीएसटी जो है, पहले तो जब हम कुछ परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हम जीएसटी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम सेल्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम जीएसटी क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो जीएसटी इज पेड एंड कलेक्टेड, ठीक है। पे किसको कर रहे हैं, हमने, हम जिस गुड्स को परचेज कर रहे हैं, जो भी हमारा सप्लायर है उसको हम जीएसटी पे कर रहे हैं, और जो मेरे कस्टमर्स हैं उससे हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो,